वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2024 की कन्नड़ा लैंग्वेज की क्राइम हॉरर फिल्म कप्पू बिलुपिना नडुबी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत देवगिरी नाम के गांव से होती है। यहाँ चोरों का बहुत ही आतंक फैला हुआ है। रात के अंधेरे में तो चोर अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि पता है क्या, देवगिरी में लाइट की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। एक रात की बात है दोस्तों, उमेश और सुरेश नाम के दो चोर देवगिरी गाँव के घर में चोरी करके भाग रहे होते हैं। चोरी करने के बाद ये जल्दी से जंगल में चले जाते हैं, जहाँ ये चुराए गए पैसों को आपस में इक्वली बांट लेते हैं। फिर उमेश कहता है कि सुनो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं जरा पेट साफ करके आता हूँ। मगर जब उमेश पेट साफ करने को जाता है तो एक टूटे फूटे घर के नजदीक उसे व्हाइट रुमाल में कुछ गहने वगैरह दिखते हैं। इससे क्या था, उमेश के मन में लालच आ जाता है और वो उसे लेने के लिए जाता है, मगर कोई अनजान शक्ति आकर उसका खून कर देती है। और जब सुरेश उमेश की चीखें सुनता है तो वो भागकर देखने के लिए आता है क्या हुआ। तो वो देखता है कि उमेश मरा पड़ा हुआ है और पास ही में कुछ गहने रखे हुए हैं। तो सुरेश अपने मरे हुए दोस्त की चिंता करने के बजाय गहनों की पोटली बनाकर 9-2-11 होना चाहता था, लेकिन दोस्तों उसे भी कोई अनजान शक्ति अपने वश में कर लेती है और फिर सुरेश खुद ही अपना सर दीवार पर मारने लगता है और इसके बाद अपने ही चाकू से अपना गला काट लेता है। फिर कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि देवगिरी गांव में एक जीवन नाम का बूढ़ा आदमी मुंह पे जोकर की तरह मेकअप करके गांव में नाटक दिखा रहा है। वो नाटक के जरिए ही अपने गांव की प्रॉब्लम को बता रहा होता है। वो कहता है कि हमारे गांव का नाम है देवगिरी, जिसका मतलब होता है हिल्स ऑफ गॉड। दिन में तो सच में ये किसी देवलोक से कम नहीं लगता। इतनी हरियाली है हमारे गांव में, सब कुछ कितना खूबसूरत है, मगर रात होते ही बुरी ताकतें अपना खेल दिखाने लगती हैं। और ये सब सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे गाँव और मेन रोड को जोड़ने वाली ना तो सड़क है और ना ही स्ट्रीट लाइट्स, जिसकी वजह से सभी रात में आना जाना करने से डरते हैं। अगर स्कूल ट्यूशन से आने में किसी तरह से लेट हो जाती है तो बच्चे सेफली घर भी नहीं आ सकते। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को लेबर पेन शुरू हो जाए तो वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती। अगर हमें अपने गांव का विकास करना है तो हमें एक अच्छी सड़क की सख्त जरूरत है। साथ ही रोड किनारे हमें स्ट्रीट लाइट्स भी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि गांव की भलाई के लिए मेरे साथ जुड़िए और आवाज उठाइए। मगर दोस्तों, सारा नाटक देखने के बाद भी कोई भी जीवन के सपोर्ट में नहीं आता। सभी अपने अपने घर का रास्ता नाप लेते हैं, जिससे जीवन बहुत ही मायूस और उदास हो जाता है। फिर एक रात की बात है, दो लोग देर रात में बाइक से जा रहे होते हैं, मगर उनकी बाइक अचानक से देवगिरी गांव के नजदीक ही बंद पड़ जाती है और फिर उन्हें वही पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होने लगती है। उन्हें अपने अलावा किसी और की भी वहां पर मौजूदगी का एहसास होता है, जिससे ये अपना फोन निकाल कर वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। मगर फिर ये इतना ज्यादा डर जाते हैं ना कि डर के मारे बेहोश ही हो जाते हैं। अगली सुबह जब देवगिरी गांव के दो आदमी संजू और मनोज इधर से गुजर रहे होते हैं तो इनकी नजर इन दो बेहोश लोगों पर पड़ती है। वो जल्दी से पानी के छींटे मारकर इन्हें जल्दी से होश में लेकर आते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी कुछ सामान लेकर वहां से जीवन भी गुजर रहा होता है। वो कहने लगता है, होना क्या है, जब तक गाँव में रोड और लाइट्स नहीं लग जाती आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और होती भी रहेंगी। अरे तुम लोग तो मर्द कहलाने लायक हो ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा साथ दो, मेरी मुहिम का हिस्सा बनो, मगर किसी में भी इतना जिगरा नहीं है कि वो मेरा साथ दे पाए। इस तरह जीवन इन जवान लोगों को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। तब वो लोग जो रात में बेहोश हो गए थे ना, वो अपना फोन चेक करते हैं कि वीडियो से पता चल जाएगा कल रात क्या हुआ था। मगर वीडियो भी बड़ी अजीब से डरावनी लगती है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि पक्का किसी भूत प्रेत का ही काम है। दोनों वहां से कान पकड़ लेते हैं कि ना बाबा ना, अब हम रात में देवगिरी के रास्ते से होकर कभी भी सफर नहीं करेंगे। जिससे संजू और मनोज आपस में बातें करते हैं कि आजकल यूट्यूब में घोस्ट हंटर्स की वीडियो काफी वायरल होती है, क्यों ना हम अपने गांव में घोस्ट हंटर्स को बुलाएं, ताकि सारा मामला साफ हो जाए कि क्या हमारे गांव में किसी भूत प्रेत का साया है या फिर कोई और ही बात है। इसके बाद एंट्री होती है विष्णु नाम के घोस्ट हंटर की, जो कि एक खाली पड़ी फैक्ट्री में ये पता लगाने के लिए जाता है कि क्या वहां सच में भूत प्रेत है भी या नहीं। विष्णु अपने यूट्यूब की ऑडियंस को बताता है कि ये फैक्ट्री पिछले 30 साल से बंद पड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ दिन में बहुत सारी इलीगल काम होते हैं, मगर रात में यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं। कुछ लोगों ने अजीब आवाजें और कुछ ने डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी देखे, इसीलिए आज हमारी टीम रात में यहाँ पर एंटर करने वाली है। हमारे साथ है किंग कॉन्ग किटी, इमोशनल नव्या, थ्रिलर राज और मैं खुद आपका दोस्त और होस्ट डेयरिंग विष्णु। तो चलिए बिना ज्यादा वेस्ट किए चलते हैं फैक्ट्री के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये चारों फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। इन्होंने अपने कैमरे को ऑन रखा होता है, साथ ही अपने साथ एक दो टॉर्च भी लेकर आए थे, क्योंकि इतने टाइम से फैक्ट्री बंद रहने की वजह से यहाँ पर बिजली नहीं थी। मगर हमारा जो किंग कॉन्ग किटी है ना दोस्तों, वो काफी मोटा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही मिस करता है कि अगर यहाँ लाइट्स वगैरह होती तो मैं थोड़ा पंखे की हवा खा लेता, क्योंकि उसे तो अभी से पसीना आना शुरू हो गया है। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक बड़े ऐसे हॉल में पहुंच गए हैं और
बाहर तेज बारिश भी होने लग गई है। वहीं हमारा डेयरिंग विष्णु डॉजिंग रॉड के बारे में अपने ऑडियंस को बता रहा होता है कि दोस्तों ये है डॉजिंग रॉड, अगर यहाँ कोई भूत वगैरह होगा तो ये डॉजिंग रॉड अंदर की ओर मूव करेगी और अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो ये बाहर की ओर मूव करेगी। इसके बाद विष्णु आगे कहता है कि अगर यहाँ पे कोई प्रेत आत्मा है तो वो मुझे इस डॉजिंग रॉड की मदद से सिग्नल दो। दोस्तों भूत इतना आज्ञाकारी होता है ना कि इनकी बात मानकर रॉड को अंदर की ओर मूव कर देता है, जिससे कि राज और किटी तो डर जाते हैं। तभी विष्णु उनसे कहता है कि तुम दोनों उस ओर जाओ, मैं नव्या के साथ इस ओर जाता हूँ, हमें इस फैक्ट्री के ज्यादा से ज्यादा फुटेज चाहिए होंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच किटी की तो और भी हालत खराब हो जाती है, मगर जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे फिर कितना भी डर क्यों न लग जाए। साथ ही ये लोग एक कैमरा हॉल रूम में ही छोड़ देते हैं और वहां पर हम कुछ परछाई सा कैप्चर होते हुए भी देखते हैं। कुछ देर के बाद विष्णु को भी अपने कैमरे में एक काली परछाई दिखती है। राज को भी कोई 1 सेकंड के लिए क्रॉस करते हुए दिखता है। वो तो उस परछाई के पीछे ही भागने लगता है, मगर तभी किटी के पास वाले रूम का दरवाजा जो है ना, कोई अंदर से तेजी के साथ नॉक करने लगता है और ये आवाजें सुनकर राज किटी के पास आता है और उसे जल्दी से दरवाजा खोलने को कहता है। मगर किटी की हो जाती है सिट्टी पिट्टी गोल। उसे जितने भी देवी देवता के नाम याद थे वो सभी का नाम लेते हुए कहता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। किटी डरते हुए दरवाजा खोलता है और उस रूम से कोई भूत प्रेत तो नहीं, मगर एक 6 पैक एब्स वाला आदमी आकर किटी से चिपक जाता है। थोड़ी देर के लिए तो किटी की जान ही निकल गई थी, मगर जब वो देखता है ये आदमी है तो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई। वो आदमी बताता है कि मैं तो यहाँ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आया था। ये जानने के बाद किटी तुरंत विष्णु को कॉल करके बताता है कि हमें एक जिंदा आदमी मिला है, मगर ये किसी भी पल मुर्दा में बदल सकता है, लगता है इसने कुछ देखा है। तब विष्णु बताता है कि हमने भी कुछ हॉरिफिक विजुअल्स रिकॉर्ड किए हैं, तो सभी हॉल में इकट्ठा हो जाओ। इसके बाद हम इन लोगों को हॉल में पेंटागन शेप बनाकर कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं। ये सारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही ये अजीब अजीब आवाज को सुनते हैं तो डर जाते हैं। सबसे ज्यादा नव्या डर जाती है। अचानक वो अपने ग्रुप के लोगों का हाथ छोड़कर चेन तोड़ देती है। इसके बाद वो वहां से तुरंत भागती भी है। तब विष्णु और उसके दोस्त नव्या को रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं। कुछ देर के बाद नव्या को वो पकड़ भी लेते हैं। तो नव्या कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आई, मुझे क्या हुआ था। विष्णु नव्या को संभाल कर वापस उसे हॉल रूम में लेकर जाता है, मगर ये क्या, यहाँ तो इन्हें पेंटागन डायग्राम में कुछ अजीब सी आकृति दिखती है, जिसे छिपकर ये रिकॉर्ड करते हैं। और फिर फैक्ट्री से निकलने के बाद विष्णु अपने व्यूअर से कहता है कि हमने यहाँ 6 से 8 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी है और हमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि ये फैक्ट्री हॉन्टेड है। विष्णु की ये वीडियो एक इंस्पेक्टर देखते हैं और विष्णु और उसकी टीम के लोग भी काफी खुश थे, क्योंकि उस वीडियो पर 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे और 50K से भी ज्यादा लाइक्स, जिससे किटी, जिसकी फैक्ट्री में डर के मारे हालत खराब हो गई थी, वो फुल ऑन हवाबाजी कर रहा होता है कि देखा देखा हमारा वीडियो कितना वायरल हो गया है मेरी वजह से। दूसरी ओर नव्या न्यूज में देवगिरी की स्टोरी देखती है। नव्या की तरह न्यूज में और भी कई लोग देवगिरी की हॉन्टेड स्टोरी को देखते हैं और पहुंच जाते हैं वहां फोटो वीडियो बनाने के लिए, मगर रात में तो किसी के आने की हिम्मत नहीं थी वहां पर। लेकिन मनोज विष्णु से कांटेक्ट करता है और उसे अपने गांव में आने को कह देता है। तो विष्णु कहता है कि ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर हम तुम्हारे गांव जरूर आएंगे। न्यूज में तुम्हारे गांव के बारे में बहुत बातें चल रही है वैसे भी। अब यहाँ पर हम जीवन काका को देखते हैं। पंचायत ऑफिस के बाहर वो धरना दिए हुए हैं। उन्होंने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्डर में डाल दी थी। पंचायत का एक कर्मचारी आता है बाहर और वो जीवन काका से कहता है, क्या काका, आप भी, आपके गांव के लोग तो आपको सपोर्ट करते नहीं है, इसलिए आप पुतले लेकर यहाँ पर धरना देने आ जाते हो, कब तक कीजिएगा ये सब बताओ। तब जीवन काका कहते हैं कि जब तक मेरे गांव देवगिरी को रोड, लाइट, पानी जैसी बेसिक सुविधा नहीं मिल जाती ना तब तक। तभी वहां पर पंचायत प्रेसिडेंट आ जाते हैं। उनके आगे भी जीवन काका अपनी मांग रखते हैं। तो पंचायत प्रेसिडेंट कहते हैं, अरे काका, आप समझते क्यों नहीं, आपका गाँव किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं आता, इसलिए वहां तक रोड लाइट्स पहुंचाना आसान काम नहीं है। इसके लिए पहले आपको पिटिशन में कई सारे ऑफिशियल्स का साइन करवाना होगा, तभी जाकर फंड पास होगा। तुम्हारे गांव के लोग तो आवाज उठा ही नहीं रहे। अगर तुम्हें सिर्फ दिक्कत है तो जाकर कहीं और बस जाओ ना। इस पे जीवन काका कहते हैं कि चिड़िया भी शाम होने पे अपने ही घोंसले में लौट कर आती है और आप मुझे मेरा घोंसला ही बदलने को कह रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर जीवन काका और पंचायत प्रेसिडेंट में थोड़ी बहस भी हो जाती है, जिसके बाद वो लोग जीवन और उसके पुतले को उठाकर दूर फेंक देते हैं। अगले दिन की बात है दोस्तों, मनोज की लाश बरगद के पेड़ पे लटकी हुई मिलती है। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद उसने जान दे दी अपनी। इसके बाद संजू विष्णु को कॉल करके बताता है कि मैं मनोज का दोस्त संजू बोल रहा हूँ, मेरे फ्रेंड मनोज की आज ही मौत हो गई है। विष्णु तो हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि हाल ही में तो उसने मनोज से फोन पे बात करी थी, जहां मनोज उसको अपने गांव पर बुला रहा था भूत भगाने के लिए। अब आगे संजू बताता है कि गांव वाले तो कह रहे हैं कि मनोज को भूत नहीं मारा है, क्योंकि मनोज खुद की जान लेने वालों में से तो था नहीं, पक्का उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। तब विष्णु कहता है कि सुनकर बहुत दुख हुआ दोस्त, तुम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, मैं अपनी टीम के साथ वहां पर आने की कोशिश करता हूँ। अब हम मनोज के घर पर मातम का माहौल देखते हैं। मनोज की माँ और बीबी तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था उनका। जब पुलिस वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है ना, तो वो 2 कांस्टेबल भेजते हैं घर में। कांस्टेबल आकर कहते हैं कि गांव में ऐसा हादसा हुआ है और आप लोगों ने एक पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की, आखिर पता कैसे चलेगा कि ये खुद
खुदकुशी का मामला है या फिर किसी ने खून किया है। तब गांव वाले कहने लगते हैं कि पुलिस इस गांव में अलाउड नहीं है, ये हमारा मामला है, हम समझ लेंगे। तो वो कांस्टेबल भी सारी बातें जाकर इंस्पेक्टर को बता देता है। अगले दिन की बात है, विष्णु और उसकी टीम पूरे जोश के साथ देवगिरी के लिए निकलते हैं। देवगिरी पहुंचने में अभी कुछ किलोमीटर्स बाकी थे कि किटी एक बूढ़े आदमी का छोटा सा एक्सीडेंट कर देता है अपनी कार से। अंधेरा भी होने ही लगा था, ऊपर से जो लोकल्स थे वो इन्हें जाने नहीं दे रहे होते हैं। तो राज फैसला करता है कि मैं इस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ और तुम लोग देवगिरी जाओ, क्योंकि वहाँ संजू हम सबका वेट कर रहा है। विष्णु को राज की बात सही लगती और वो उसकी बात मानकर नव्या और किटी को लेकर देवगिरी के लिए निकल जाता है। कुछ देर के बाद सूरज पूरी तरह से डूब जाता है और चांद निकल चुका था, मगर अभी तक देवगिरी नहीं आया। ऊपर से जब विष्णु संजू को कॉल करता है डायरेक्शन के लिए कि कहाँ कहाँ आना है, तो कॉल भी नहीं लग रहा होता है। इसीलिए ये लोग कच्ची सड़क पे अपना अंदाजा लगाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर कुछ देर के बाद इन्हें संजू की कॉल आती है और वो बताता है कि मैं भी कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से फोन नहीं लग रहा था। फिर वो विष्णु को बताता है आपको एक शिव मंदिर दिखेगा, वहां से आपको लेफ्ट लेना होगा। मगर विष्णु तो शिव मंदिर से काफी आगे निकल गया था, इसीलिए उसे अपनी कार वापस रिवर्स लेनी पड़ती। फिर सही रास्ते पे कुछ देर आगे जाने के बाद इनकी कार एक पत्थर से टकरा जाती है। तब इनको फिर गाड़ी रोकनी पड़ती है। ऊपर से किटी को सुसु भी आ जाती है, तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर झाड़ियों में हल्का होने के लिए चला जाता है। तब तक में विष्णु कार के आगे से वो पत्थर हटाता है। तभी इन्हें फिर से संजू का फोन आता है। वो पूछता भी है कि अभी आप लोग कहाँ पे हो, तो ये लोग बताते हैं कि यहाँ एक बरगद ट्री है और टूटा फूटा घर भी। ये सुनकर तो संजू परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उस जगह पे आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए, वहीं पे तो मनोज की लाश मिली थी हमें, वहाँ पे जरूर कुछ है। तभी फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। किटी की तो हालत खराब हो जाती है क्योंकि झाड़ियां हिलने लग गई थी। साथ ही साथ एक लड़की की रोने की आवाज भी आती है, जिससे डरकर किटी कार में जाकर सीधे बैठ जाता है चुपचाप। और उसी वक्त कार के शीशे पे ढेर सारा खून दोस्तों पता नहीं कहां से गिर जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह विष्णु और उसके दोस्तों को संजू के घर पे देखते हैं, जहां किटी संजू का शुक्र अदा करता है कि अगर तुम सही टाइम पे नहीं आए होते ना कल रात को, तो पता नहीं हमारा क्या होता। साथ ही राज भी आ चुका था। वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं तो पहले किसी आदमी के साथ लिफ्ट में आया और फिर मुझे काफी देर तक पैदल चलना पड़ा क्योंकि कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। कुछ देर के बाद संजू विष्णु के कहने पर उसे मनोज के घर पर लेकर जाता है और बताता है ये मनोज के फ्रेंड्स हैं, जिससे मनोज की माँ उनके आगे अपना दुखड़ा रोने लग जाती है कि एक माँ के आगे उसका जवान बेटा मर गया, इससे अच्छा तो होता कि भगवान मुझे उठा लेता। फिर वो रोते रोते ही अपनी बहू मालती से कहती है कि जरा इनके लिए चाय लेते आओ बेटा। इधर जब बातों ही बातों में मनोज की माँ को पता चलता है ना कि ये वही लोग हैं जो कि घोस्ट हंटिंग के लिए आए हुए हैं, तो आंटी जी आग बबूला हो जाती है। दरअसल दोस्तों उनको ये लग रहा होता है कि मनोज ने भूत के खिलाफ जाकर विष्णु के दोस्तों को यहाँ आने का इनविटेशन दिया, इसीलिए भूत ने उसकी जान ले ली। आंटी जी इनको बहुत ही बुरा भला कहते हुए अपने घर से निकल जाने को कह देती है। तभी अंदर से मालती की चीखने की आवाज आती है और जब ये लोग अंदर देखते हैं तो मालती बड़ी डरी भी होती है और पास ही में लाल लाल कुछ लिक्विड जैसा भी गिरा होता है जो दिखने में खून सा लगता है। मालती कहती है मैं तो छाछ बना रही थी, पता नहीं कैसे छाछ खून में बदल गया। ये देखकर उसकी सास उसको संभालती है। साथ ही विष्णु के दोस्तों से कह देती है तुम लोग इस गांव से चले जाओ वरना हमारे गांव में पता नहीं क्या क्या होगा। मगर विष्णु और उसकी टीम इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाली। आगे किटी कैमरा लेकर और नव्या हाथों में माइक लेकर पहुंच जाती है कुछ गांव वालों से सवाल जवाब करने के लिए। वो उनकी एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं भूत से रिलेटेड। कुछ लोग इनको डरावनी सी कहानी सुनाते हैं। जैसे एक लड़का बताता है कि मैं एक रात साइकिल से घर आ रहा था, तभी मुझे बूढ़े आदमी ने कहा कि जरा मुझे भी आगे तक छोड़ दो, तो मैंने उसको बैठा लिया अपनी साइकिल पे, लेकिन इसके बाद तो मैं जरा से भी साइकिल नहीं चला पाया। अचानक से ऐसे लगा जैसे कोई 1000 किलो का आदमी पीछे बैठ गया हो। मैंने जब पलट कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी एकदम नीलगिरी के पेड़ की तरह लंबा हो चुका था, जिसको देखकर तो मेरी पैंट में सुसु हो गई और मैं साइकिल वहीं पर छोड़कर अकेला घर भाग गया। इसके बाद से तो मैं कभी भी रात को उस रोड में नहीं गया। इसी तरह धीरे धीरे सबकी कहानियां सुनते सुनते किटी और नव्या पहुंच जाते हैं जीवन काका के पास। वो तो भूत वूत की कहानी नहीं सुनाते, मगर हाँ वो इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि हमारे गाँव में बुनियादी व्यवस्था नहीं है, पक्की सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, सप्लाई वाटर जैसी चीजें तो होनी चाहिए। हमारा गांव दिन में तो काफी खूबसूरत लगता है, मगर रात होते ही चोर डकैत से लेकर हर कोई, भूत प्रेत, सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। अगर हर जगह लाइट्स लग जाए तो ना तो चोर डकैत का डर होगा और ना ही भूत प्रेत का। अब दोस्तों रात की बात है, पूरा दिन छोड़कर रात में किटी और राज भूतिया स्पॉट में कैमरा लगाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ फिर से इन्हें एक लड़की की रोने की आवाज आती है। इससे इनकी डर के मारे हालत भी खराब और ये जल्दी से वापस घर भाग जाते हैं। अगले दिन संजू कैमरा वगैरह वापस लाकर विष्णु के हवाले कर देता है। विष्णु सोचता है कि ठीक है आराम से मैं इसको चेक करूंगा, मगर पता है क्या दोस्तों आगे क्या होता है। विष्णु का कैमरा और लैपटॉप वगैरह ही अचानक कहीं गायब हो जाता है। विष्णु पूरा घर छान मारता है मगर उसे लैपटॉप वाला बैग मिलता ही नहीं। काफी ढूंढने पर इन्हें ये बैग पता है कहाँ मिलता है।
उसी भूतिया स्पॉट पे। तो बरगद ट्री में वो लैपटॉप वाला बैग एक रस्सी से लटका होता है। उसे उतारने के बाद जैसे विष्णु बैग की चेन खोलता है तो अंदर से राख उड़ती भी बाहर आती है सीधे। किटी और नव्या तो डर जाते हैं, मगर विष्णु और राज को लगता है कि ये पक्का किसी इंसान का ही काम है, कोई है जो सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहता। इसीलिए उसने जानबूझकर कैमरा और लैपटॉप को डैमेज कर दिया। कैमरा और लैपटॉप को ठीक करवाने के लिए विष्णु को पास ही के शहर जाना पड़ता है। जैसे वो रिपेयर करवा कर निकलता है तो उसकी नजर पड़ती है मालती पे। मालती कौन? अरे दोस्तों, वही मनोज की वाइफ मालती। वो यहाँ किसी और मर्द के साथ घूम रही है, लेकिन घर पे तो वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो अपने पति की मौत से बहुत ही बड़े सदमे में हो। अब विष्णु मालती और उस आदमी की बाइक का पीछा करता है अपनी कार से। आगे वो क्या देखता है दोस्तों कि मालती और उसका आशिक एक टूटे फूटे से घर पे रुकते हैं। वहाँ वो रोमांस कर रहे होते हैं। इस नजारे का विष्णु अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है। साथ ही वो आपस में ये भी बातें करते हैं कि कैसे हमने अपने रास्ते से मनोज को हटा दिया, और तब विष्णु उन्हें पकड़ लेता है। तो वो तो विष्णु का फोन छीन ही लेते हैं। विष्णु उन दोनों को मार पीट कर शांत कर देता है। उसके बाद उन्हें अपना गुनाह अच्छे से कन्फेस करने को कहता है। तो मालती बताती है कि मैं और संतोष बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती मनोज से करवा दी। शादी तो उन्होंने करवा दी, मगर मैं मनोज के साथ फैमिली शुरू नहीं करना चाहती थी, यानी बच्चे नहीं करना चाहती थी। साथ ही शादी के बाद भी मैं संतोष से छिप छिप कर मिला करती थी। हमें मिलने जुलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद की स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है दोस्तों, और हम देखते हैं कि जब मनोज विष्णु को कॉल पे सारी बातें बताकर अपने गाँव आने के लिए इन्वाइट कर रहा था, तब मालती भी उसकी सारी बातें सुन रही थी। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे फिर उसने संतोष को जाकर सुनाया। मालती कहने लगी कि यही अच्छा मौका है मनोज को अपने रास्ते से हटाने का। सबको लगेगा कि मनोज ने आत्मा का पर्दाफाश करने के लिए घोस्ट हंटर्स को बुलाया, इसीलिए आत्माओं ने मनोज को साफ कर दिया। तब संतोष को भी मालती का यह आइडिया पसंद आ जाता है। और फिर एक रात की बात है दोस्तों, मालती अपने पति से कहती है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जाकर शहर से दवाई लेकर आइए ना। फिर जब मनोज जाने लगा तो भूतिया स्पॉट पे ही संतोष के दोस्तों ने मिलकर पहले तो मनोज की बाइक रुकवाई, फिर पीछे से संतोष ने मनोज के गले में रस्सी डालकर उसका दम घोट दिया। फिर उसे पेट से इस तरह से लटका दिया कि बाद में देखने वालों को लगे कि मनोज ने आत्मा के वश में आकर खुद की जान दे दी। सारी सच्चाई जानने के बाद विष्णु पूछता है, पर बरगद ट्री के आसपास तो भूत रहता ही है ना, तुम लोगों को डर नहीं लगता क्या? तो संतोष बताता है कि दरअसल उस रात हमने काफी पी भी रखी थी, तो अगर कोई भूत आया भी होगा तो हमने उसे नोटिस नहीं किया। विष्णु आगे पूछता है, तुम लोगों ने मेरा लैपटॉप वाला बैग क्यों चुराया और उसे क्यों टांगा वहां पर? तो संतोष चौंकते हुए कहता है, नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं, हमने नहीं छेड़ा आपके बैग में। और जब हमने खून करने वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर हमने आपके बैग को छेड़ा होता या उसके साथ कुछ भी किया होता तो उससे भी तो एक्सेप्ट कर लेते, हमने नहीं किया वो। आगे भूतिया स्पॉट पे विष्णु एक लाइव स्ट्रीम करता है जिसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। एक औरत के रोने की भी आवाज आती है और फिर अचानक विष्णु लड़खड़ा कर गिर जाता है, जिससे वो हो जाता है बेहोश। जब उसे होश आता है तो वो खुद को संजू के घर पर पाता है, जहाँ पर संजू बताता है कि आपकी लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद हम काफी घबरा गए थे और हम गाँव के कुछ और लोगों के साथ में आपको लेने के लिए चले गए थे, तभी आपको घर लेकर आ गए। इसके बाद विष्णु जाता है उसी ट्री के पास और फिर यूट्यूब पे लाइव जाकर अपने व्यूअर से कहता है, यही देवगिरी का वो बरगद ट्री है जहाँ पे संजू और मनोज ने एक रात वीडियो बनाकर वायरल की थी, जिसकी वजह से आप सभी देवगिरी को तो जान गए दोस्तों, मगर आप तक अभी इस गांव की समस्या नहीं पहुंची। इस खूबसूरत से गांव में सड़क, लाइट और पानी जैसी मूलभूत सुविधा की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासियों को बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ रही है। कल रात की लाइव स्ट्रीम में आपने यहाँ पे होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी देखी। अगर यहाँ पे लाइट जल रही होती तो शायद मैं कल गिरता भी नहीं और मुझे चोट भी नहीं लगती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी #LightUpDevgiri नाम से कैंपेन चलाएं ताकि कंसर्न अथॉरिटी तक ये बात पहुंच जाए। आप सीएम पीएम जैसे बड़े बड़े नेताओं को टैग करके #LightUpDevgiri पे ये बातें पहुंचाएं। विष्णु एक मशहूर यूट्यूबर तो था ही, कुछ दिनों में उसका ये कैंपेन अपना असर दिखा देता है। उसके व्यूअर ट्विटर वगैरह पे इतना ज्यादा ट्वीट करते हैं देवगिरी को लेकर कि न्यूज मीडिया भी इस मुद्दे को हाईलाइट कर देती है और जल्दी अथॉरिटी भी होश में आ जाती है। वो तुरंत ही देवगिरी तक रोड और लाइट्स वगैरह का काम शुरू करने की बात करती है। जैसे ये खुशखबरी संजू जीवन काका को सुनाता है तो वो तो खुशी से झूम ही उठते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों पुलिस आकर मालती को उसके घर से अरेस्ट करके लेकर जाती है। आगे हमें पता चलता है कि विष्णु ने मालती की कन्फेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर को दे दी थी और फिर पुलिस ने मालती को अरेस्ट करके अपना काम कर लिया, जिससे सारे गाँव वालों को भी पता चल जाता है कि मनोज के खून में किसी भूत प्रेत का हाथ नहीं, बल्कि मनोज की बीवी और उसके आशिक का हाथ था।
विष्णु सारी बातें अपनी टीम मेंबर्स को बताता है तो वो पहले तो टॉन्ट कसते हैं कि हमें यहाँ लाया ही क्यों था अगर हमसे कुछ करवाना ही नहीं था। तब विष्णु बताता है कि मुझे यहाँ पर काफी खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहा। देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केस सॉल्व हो गया। तब राज कहता है कि हाँ, मनोज को न्याय मिल गया और देवगिरी को रोड और लाइट्स वगैरह, मगर फिर क्या इस गाँव पे किसी भूत प्रेत का साया नहीं है? पर YouTube लाइव पे जो काला साया दिख रहा था वो कौन था? तब विष्णु लाइव स्ट्रीम वाली रात की सच्चाई बताता है और हम देख पाते हैं कि जब विष्णु फिसल कर गिर गया था तो वो बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि वो तो तुरंत ही खड़ा हो गया था और फिर उसने उस काली परछाई का पीछा किया। पीछा करते करते वो उसी टूटे फूटे से घर में पहुंच गया जो ट्री से कुछ ही दूरी पर था। वहां जाने पे विष्णु ने पता है क्या देखा? जीवन काका को। और जब विष्णु ने उन्हें पकड़ा तब उन्होंने विष्णु को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई और 4-5 साल पहले की सारी बातें बताई। चलिए देखते हैं 4-5 साल पहले क्या हुआ था। तो जीवन काका के बेटे बहू की मौत गांव में सही इलाज न मिल पाने की वजह से हो गई, मगर जीवन काका की एक प्यारी सी पोती थी जिसके सहारे ही वो अपने आगे की जिंदगी काटने को तैयार हो गए थे, वरना अपने बेटे बहू की मौत के बाद तो वो खुद भी मर जाना चाहते थे। उनकी जो पोती थी ना दोस्तों, दित्या, वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। वो शहर के सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। वहां से वो जो भी सीखती थी वो अपने गांव के छोटे बच्चों को सिखाया करती थी। एक दिन की बात है, दित्या का फाइनल एग्जाम था। इसी खुशी में जीवन काका उसे उसकी माँ की सोने की चेन पहनाते हुए कहते हैं, आज तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती ना बेटा तो तुम्हें 10वीं के फाइनल परीक्षा देते हुए बड़ी खुश होती। ये सोने की चेन तुम अपनी माँ के आशीर्वाद को समझकर अपने पास रखो और अच्छे से एग्जाम देना। फिर रात में दोस्तों जीवन काका चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। गाँव के कुछ लड़के आपस में बातें भी कर रहे थे कि कैसे आजकल आसपास के गाँव में चोरी डकैती की घटना बढ़ती जा रही है। अंधेरा होते ही मर्द भी कच्ची सड़क पर नहीं जाते तो औरतों का तो क्या ही कहना। उसकी बात से जीवन काका को अपनी पोती की याद आती है कि वो सही से घर आई भी होगी या नहीं। तभी उन्हें चाय की टपरी पर लोगों से पता चलता है कि आज तो बस की स्ट्राइक थी। ये सुनकर जीवन काका और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो जल्दी से अपने घर आकर देखते हैं तो ये क्या दोस्तों, दित्या अभी तक घर नहीं लौटी। वो परेशान होकर हाथ में लालटेन और एक लाठी लेकर निकल पड़ते हैं अपनी दित्या को लाने के लिए। दूसरी ओर दित्या एक ऑटो में से रोड तक उतर आती है, मगर आगे तो कच्ची सड़क है। ऑटो वाला भी आगे जाने से मना कर देता है। अंधेरा भी काफी हो चुका था, जिसकी वजह से दित्या जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगती है। मगर उसी बरगद ट्री के पास उसका सामना 2 चोरों से हो जाता है, जो कि जा तो रहे थे चोरी करने के लिए, मगर लड़की को देखकर उनका ईमान डोल जाता है। वो दित्या को पकड़कर जबरदस्ती उसी टूटे फूटे घर में लेकर जाते हैं और वहां उसके साथ क्या ही कहें, जबरदस्ती करते हैं। दित्या बहुत रोती तड़पती है, मगर उन्हें दित्या पे जरा भी रहम नहीं आता। जब उनका मन भर जाता है तो वो दित्या के गले से चेन भी ले लेते हैं, जिससे दित्या का गला कट जाता है और अपना काम हो जाने के बाद वो चोर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। मगर जब जीवन काका दित्या को खोजते खोजते उस ट्री तक पहुंचते हैं तो उन्हें उस टूटे फूटे घर से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। जब वो वहां जाते हैं तो अपनी फूल सी मासूम बच्ची को इस दर्दनाक हालत में देखकर बेहद ही परेशान वो दित्या से बात करते हैं और कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बचा लूंगा। मगर इससे पहले कि वो दित्या को कपड़े वगैरह ढंग से पहनाकर लेकर जा पाते, जीवन काका की गोद में ही वो अपना दम तोड़ देती है। और जब विष्णु को ये सारी बातें पता चलती है ना तो उसका भी दिल दहल जाता है। उसे दित्या के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तब रोते हुए जीवन काका बताते हैं, मेरी पोती के साथ जो हुआ वो मैं पूरे गांव वालों को नहीं बता सकता था। मैं मरने के बाद दित्या का नाम भी नहीं खराब करना चाहता था, मगर मैं ये भी नहीं चाहता था कि जो दित्या के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। इसीलिए मैंने गांव में भूतों का आतंक फैलाया, जिसकी वजह से देखो अब चोरी की घटना भी ना के बराबर हो गई है। अब चोर भी इधर आने से डरते हैं। साथ ही मेरी बस यही कोशिश थी कि कम से कम भूत प्रेत के डर से ही लोग मेरे सपोर्ट में आए तो आए, कम से कम गाँव में पक्की सड़क और लाइट्स आ जाए तो भला हो जाएगा। उनके विचार बहुत ही अच्छे थे दोस्तों। विष्णु जीवन काका की बातों को और उनकी कोशिश को बहुत ही अच्छे से समझता है। मगर तभी विष्णु को ढूंढते हुए संजू और उसके साथी आ जाते हैं तो वो वापस जाकर वहां पर बेहोश होने का नाटक करता है, जिससे किसी को भी जीवन के राज के बारे में पता नहीं चलता। तब विष्णु के दोस्त कहते हैं, मतलब इस गाँव में सच में कोई भूत प्रेत नहीं है? यहाँ तो सिर्फ इंसानों ने ही आतंक मचाया हुआ था और बेकार में भूत प्रेत को बदनाम किया हुआ था, बताओ। विष्णु अपने दोस्तों के साथ वापस बेंगलोर चला जाता है। इसके बाद फिर एक दिन वो ऐसे ही देवगिरी की वीडियोस देखता है और उसे उसमें दित्या की भूत दिख जाती है, जिसे देखकर विष्णु को सारी बातें अब समझ में आती है कि इंसानों के साथ साथ देवगिरी में सच में भूत थी। दित्या की आत्मा ने ही उन चोरों को मारकर अपने साथ हुए उस गलत काम का बदला लिया था। वहीं जो लड़की की रोने की आवाज आती थी वो दित्या की आत्मा की थी, मगर दित्या ने सिवाय उन चोरों को मारने के अलावा कभी किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।